हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी इथोलॉजी, और इथोलॉजी में हमने कल स्टार्ट किया था लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर में कल हमने दो स्टोरीज पढ़ रही थी, एक हैबिचुएशन और एक ट्रायल एंड एरर। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडीशनिंग। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, इसे पावलोव कंडीशनिंग भी कहा जाता है। लेकिन इसके ऊपर पावलोव ने तो वर्क किया ही था, लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर वर्क किया था शेरिंगटन ने। पावलोव एंड शेरिंगटन दोनों ने ही कंडीशनिंग के ऊपर वर्क किया था। ठीक है, क्या होती है कंडीशनिंग, हम इसको अभी समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि दो तरीके के रिफ्लेक्स पाए जाते हैं। हमारी कोई भी चीज होती है, तो कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसके प्रति हमारे लिए दो तरीके के रिफ्लेक्सेस हम देते हैं। एक रिफ्लेक्स होता है सिंपल और एक रिफ्लेक्स होता है कंडीशन। सिंपल रिफ्लेक्स एंड कंडीशन रिफ्लेक्स, दो तरीके के रिफ्लेक्स पाए जाते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? सिंपल रिफ्लेक्स वो है जो हम जन्मजात लेके पैदा होते हैं, जो कैसा होता है इनबॉर्न, जो कैसा होता है इननेट। इनबॉर्न या इननेट यानी जन्मजात रिफ्लेक्स क्या होता है? सिंपल रिफ्लेक्स। अब ये सिंपल रिफ्लेक्स क्या है? सिंपल रिफ्लेक्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी का हाथ यहाँ पर आ गया तो एकदम से मैंने पलक झपक ली, मैंने मेरी आईज क्लोज कर ली, है ना। तो ये किस तरीके का रिफ्लेक्स हुआ? कोई स्टिमुलस आया और मेरी तरफ से क्या रिफ्लेक्स आया कि मैंने मेरी पलक झपक ली। तो ये कैसा रिफ्लेक्स था? सिंपल रिफ्लेक्स। ये कैसा है? इनबॉर्न या फिर इननेट रिफ्लेक्स, जो चीज जन्म के साथ हम लेके आते हैं। अगर यही चीज हम एक छोटे बच्चे के साथ करें तो वो भी अपनी यहाँ पलक झपक लेगा। तो ये जो है ये बच्चों से लेकर यानी इनबॉर्न है तो छोटे बच्चे से बड़ों तक सबके अंदर सेम पाई जाएगी, ये क्योंकि ये इनबॉर्न या फिर ये इननेट है। उसी तरीके से अगर कोई पिन चुभाई जाती है तो फटाफट मैं मेरा हाथ पीछे कर लूंगी, या मुझे कोई गर्म चीज लगती है तो मैं मेरा हाथ पीछे कर लूंगी। उसी तरीके से अगर छोटे बच्चे को भी गर्म चीज लगाओगे तो अपना हाथ पीछे कर लेगा। तो ये कैसा रिफ्लेक्स है? ये एक सिंपल रिफ्लेक्स है। एक होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। जो कंडीशन रिफ्लेक्स होता है ये होता है एक्वायर्ड, या हम कह सकते हैं कैसा? लर्नड, जिसे हम लर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि साइकिलिंग करना। अब साइकिलिंग करना जो छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन जिसने उस चीज को सीखा है, जिसने उन कंडीशंस के साथ अपने आप को कर लिया, उसके साथ ही एक्वायर, तो वो बंदा साइकिलिंग कर सकता है। तो ये चीजें हैं कंडीशन, और कुछ चीजें हैं सिंपल। कंडीशन को हम अभी समझते हैं कि कंडीशंस का मतलब होता क्या है, कंडीशन लर्निंग है क्या। तो इसके लिए जो जो पावलोव ने समझाया था उसी एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, और हम इस कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब भी वही समझें। ठीक है, अभी हम पावलोव का एक्सपेरिमेंट समझते हैं, जो बहुत फेमस है, जो कि पढ़ रखा होगा सभी ने। तो पावलोव ने क्या किया? पावलोव ने लिया एक डॉग और इस डॉग को ऑपरेट कर दिया। इस डॉग को ऑपरेट कर कर क्या किया कि इसका जितना भी सलाइवा निकलेगा, जितनी भी लार निकलेगी, उस लार को ये क्या करता था? ट्यूब में कलेक्ट करता था। इसने ऑपरेट कर कर ये कर दिया कि जितनी भी इस डॉग की सलाइवा निकलेगी, लार निकलेगी, वो एक ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो जाएगी। तो ये एक ऑपरेटेड डॉग इसने लिया था, और इस डॉग के सामने यहाँ पर कोई डॉग है, और इस डॉग को इन्होंने क्या दिया? फूड दिया गया डॉग को। ठीक है, तो सबसे पहले जब फूड दिया गया तो इसने देखा कि फूड देने से जो डॉग है उसके अंदर क्या आई? उसके अंदर आई सलाइवा यानी लार इस ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो गई। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि धीरे धीरे उसने एक बेल को बजाना शुरू किया, साथ में फूड को देना शुरू किया। बेल बजाई, फूड दिया, बेल बजाई, फूड दिया। काफी टाइम तक ये स्टिमुलस दिया गया, तो देखा गया कि रिस्पॉन्स में फिर भी क्या निकल रहा था? सलाइवा निकल रहा था। ठीक है, ये चीज करने के बाद यहाँ पर ये कंडीशन लगाई थी। ठीक है, ये चीज करने के बाद ये चीज चलती रही। फिर उसने क्या देखा कि अगर मैं सिर्फ बेल ही बजा दूं, तो भी सलाइवा का सिक्रीशन हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये जो बेल है, ये बेल इस फूड के साथ इसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। ये इस डॉग के लिए ये कंडीशनिंग हो चुकी है कि बेल और फूड साथ साथ आते हैं, यानी जैसे ही बेल बजेगी फूड आएगा और सलाइवा का सिक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने कुछ टर्म्स यूज की थी, जैसे कि
अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो ये चार टर्म्स इन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए यूज की थी। अब इनके अंदर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है भी कौन सा कंडीशनड है कौन सा अनकंडीशनड है। तो अनकंडीशनड चीजें वो होती है जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। कंडीशन नहीं लगी हुई यानी ये कैसी चीजें जहां पर भी अनकंडीशनड आ गया मतलब ये चीज कैसी है, ये चीज है यूनिवर्सल, ये सबके ऊपर लागू होगी, उस स्पीशीज के सबके ऊपर लागू होगी जो भी अनकंडीशनड चीज है। जो कंडीशन चीज है वो एक लिमिटेड जगह पर ही लागू होगी, वो यूनिवर्सल नहीं होगी, वो सभी स्पीशीज के ऊपर नहीं लगेगी। कैसे, अब इसको हम समझते हैं कि हमने किस तरीके से इसको रिलेट किया। अब जैसे फूड है, फूड को देखकर सलाइवा का आना, अब चाहे ये पावलोव का ये वाला डॉग हो चाहे हमारे गली के अंदर जो डॉग्स हैं वो हो, जब भी वो फूड को देखेंगे उनके अंदर सलाइवा रिलीज होगा ही होगा। तो ये फूड कैसा है, ये फूड एक स्टिमुलस है, इतना तो हम समझ सकते हैं ना कि इधर वाले ये सारे स्टिमुलस दिए जा रहे हैं और यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव है। तो ये जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, अब ये स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस है या कंडीशन स्टिमुलस है, ये फूड को देखकर सलाइवा हर किसी डॉग में आएगा। तो ये क्या कैसी चीज है, ये है एक यूनिवर्सल। अगर ये यूनिवर्सल है तो ये कैसा होगा, अनकंडीशन स्टिमुलस। तो फूड कैसा हुआ, अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस के देने से सलाइवा निकला। अब सलाइवा चाहे ये पावलोव का डॉग हो या फिर हमारी गली के डॉग्स हो, तो वो क्या करते हैं, वो भी फूड को देखकर सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स आया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। यानी फर्स्ट टर्म के अंदर क्या हुआ, अनकंडीशन स्टिमुलस के देने से अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये चाहे पावलोव का डॉग हो चाहे हमारे गली वाले डॉग्स हो या कोई भी डॉग हो, उसके लिए ये दो चीज सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। फूड तो अनकंडीशन स्टिमुलस ही रहेगा, फूड को देखकर ही यहाँ पर सलाइवा आ रहा है, तो ये क्या रहा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन बेल का बजाकर खाना देना, बेल का बजना, खाना देने से बेल का बजना, अगर ये वाली कंडीशन की बात करें तो ये इस डॉग के लिए तो सूटेबल है। लेकिन अगर हम हमारे गली के कुत्तों की बात करें, गली के डॉग्स की बात करें, तो अगर हम वहां पर बेल बजाए, है ना, तो उनको थोड़ी पता है कि फूड के साथ बेल बज रही है ना। यहाँ पर तो ये कंडीशन हो चुकी है, लेकिन हमारे जो गली में है उनके लिए तो ये कंडीशन नहीं हुई। तो ये कैसा स्टिमुलस हुआ, ये हुआ कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, ये यूनिवर्सल नहीं है, हर किसी डॉग को फूड देने से पहले बेल नहीं बजाई जाती, ये कैसा, ये लिमिटेड है। तो ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया। उसके बाद बेल के बजने से ही सलाइवा निकल गई, तो बेल तो कैसी थी हमारी, कंडीशन स्टिमुलस, ये एक कंडीशन स्टिमुलस है। और यहाँ पर सलाइवा निकला, यहाँ पर जो सलाइवा का सिक्रेशन हुआ है, ये सिक्रेशन फूड की वजह से नहीं हुआ, ये सिक्रेशन इस बेल की वजह से हुआ, क्योंकि उसके अंदर उसने ये चीज सीख ली है कि मुझे खाना तब मिलेगा जब बेल बजेगी, यानी बेल बजने के साथ ही खाना दिया जाता था। तो बेल बजने से ही इसके अंदर सलाइवा का सिक्रेशन हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है तो ये तीनों ही सलाइवा, यहाँ पर ये अनकंडीशनड है, यहाँ पर ये कंडीशनड है। क्यों, यहाँ पर अनकंडीशनड इसलिए क्योंकि ये जो सलाइवा का सिक्रेशन है ये फूड की वजह से हो रहा है, फूड को देखने से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सलाइवा का सिक्रेशन है वो बेल के सुनाई देने से हो रहा है, इसलिए ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है दोनों ही सलाइवा। और जो चीज यूनिवर्सल है वो हमेशा ही अनकंडीशनड रहेगी और जो चीज लिमिटेड है वो कंडीशनड ही रहेगी, है ना। तो ये कंडीशन स्टिमुलस बेल है और अनकंडीशन स्टिमुलस फूड होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि पावलोव ने दी थी और इसके ऊपर वर्क शेरिंगटन के द्वारा भी किया गया था। इन्होंने डॉग के ऊपर ये वर्क किया था। तो ये जो हमने कंडीशन रिफ्लेक्स पढ़ा था, ये यही कंडीशन रिफ्लेक्स है कि कंडीशन स्टिमुलस के दिए जाने पर किसी कंडीशन रिफ्लेक्स का निकलना। तो ये क्या था, कंडीशन रिस्पॉन्स या कंडीशन रिफ्लेक्स था। ठीक है, हमने किसी कंडीशन के साथ उस चीज को मॉडिफाई कर दिया, उस लर्निंग को मॉडिफाई कर दिया। तो यही थी कंडीशनिंग की थ्योरी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं। हम नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? ठीक है, कॉग्निशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फेमस कॉग्निटिविस्ट हैं वो कौन कौन से। कॉग्निटिविस्ट यानी जिन्होंने कॉग्निशन के ऊपर वर्क किया है, तो वो है वर्दीमर, कॉलर एंड
कॉफका। वर्दीमर, कॉलर एंड कॉफका ये एक फेमस कॉग्निटिविस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को जन्म दिया। इस थ्योरी के फादर कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वर्क किसने किया था कॉग्निशन पर? सबसे ज्यादा वर्क किया था कॉलर ने। तो सबसे ज्यादा वर्क किया था इसके ऊपर, जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किए थे कॉलर ने। कॉग्निशन का मतलब क्या है? ये किस तरीके की लर्निंग है? अगर हम कॉग्निशन का मतलब समझे, लर्निंग को मत समझे, तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना किस तरीके से? विद द यूज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, यानी जितने भी पुराने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस को यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या कहलाता है? कॉग्निशन लर्निंग कहलाती है। अब हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? तो हम इसको समझने के लिए कॉलर के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। कॉलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने किया था चिंपैंजी के ऊपर। उन्होंने वर्क किया था चिंपैंजी के ऊपर। तो अब चिंपैंजी के ऊपर क्या वर्क किया इन्होंने? एक तो एक्सपेरिमेंट ये किया था कि उन्होंने एक रूम के, ये एक रूम है, इस रूम की छत पर यहाँ पर क्या लटका दिए? यहाँ पर लटका दिए बनानास, यहाँ पर बनानास लटका दिए और उन्होंने यहाँ पर रख दिए बॉक्सेस। एक बॉक्स यहाँ रख दिया, एक बॉक्स कहीं और रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक चिंपैंजी को इस रूम के अंदर भेज दिया, यहाँ पर चिंपैंजी को भेज दिया, ऊपर बनाना लटका दिया, 2 बॉक्सेस रख दिए, ठीक है। अब जो चिंपैंजी है उसको ये बनाना खाने हैं, तो वो अपनी पूरी ट्राई करेगा, वो कूदेगा, लेकिन उसके पास बनाना उसके हाथ में नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत ऊपर रखे हुए हैं। फिर चिंपैंजी क्या करेगा? चिंपैंजी इन बॉक्सेस को इस तरीके से अरेंज करता है। ये एक बॉक्स रखा, उसके ऊपर ये दूसरा बॉक्स रखा और चिंपैंजी यहाँ पर चढ़कर ऊपर जो भी बनाना है उनको ले लेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि चिंपैंजी ने क्या किया, कोई प्रॉब्लम दी गई उसको, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? उसका कोई ना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा होगा, उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखा होगा कि अगर हाइट पर जाना है तो किसी चीज के ऊपर चढ़ना पड़ेगा या 2 चीजों को एक के ऊपर रखकर उसके ऊपर जाया जा सकता है। तो ये इसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस था जिसको यूज किया चिंपैंजी ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये किस तरीके की लर्निंग थी? ये थी कॉग्निशन लर्निंग। एक और एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया गया कि यही चिंपैंजी थे, यहाँ पर सॉइल था, सॉइल के अंदर बहुत सारी ये क्या थी? चींटियां थी। क्या थी? एंट्स थी या फिर चींटियां थी। अब चिंपैंजी ने इन चींटियों को खाना था, तो यहाँ पर जो चींटियां थी उनका यहाँ पर एक बिल था, यहाँ पर एक बिल था, यानी कि ये अंदर तक पूरा लंबा था, यहाँ पर बहुत सारी एंट्स थी। तो इन्होंने क्या किया? चिंपैंजी ने क्या किया? चिंपैंजी को दी गई एक स्टिक, एक पतली सी स्टिक दी गई। चिंपैंजी ने इस स्टिक का यूज किया और इस स्टिक को चिंपैंजी ने इस बिल के अंदर डाल दिया। जैसे ही इस स्टिक को बिल के अंदर डाला तो इस स्टिक के साथ क्या चिपक गई? इस स्टिक के साथ चिपक गई आंट्स या चींटियां। चींटियां इस स्टिक के साथ इस तरीके से चिपक गई और उसने इसको बाहर निकाला और अपनी चींटियों को खा लिया, एंट्स को खा लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट भी चिंपैंजी का था कि उसके सामने एक प्रॉब्लम है कि उसको चींटियों को खाना है, तो उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया कि उसने अपना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज किया कि अगर मैं इसके बिल के अंदर एक रोड ले जाऊं, एक स्टिक को पहुंचा दूं, ये क्या है? एक स्टिक, अगर इस स्टिक को इसके अंदर पहुंचा दूं तो चींटियां इसके ऊपर चिपक जाएंगी और चींटियों को मैं निकाल कर खा लूंगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी चिंपैंजी का था। ये 2 एक्सपेरिमेंट किए गए थे कॉलर के द्वारा। एक्सपेरिमेंट्स तो और भी हैं लेकिन हम फेमस एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये थी कॉग्निशन लर्निंग जो कि कॉलर के द्वारा थी, और जो फेमस कॉग्निटिविस्ट हैं वो है वर्दीमर, कॉलर एंड कॉफका। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का मतलब क्या है? अगर हम बात करें लेटेंट की, तो लेटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज गुप्त रखना, कोई भी चीज छुपा कर रखना, यानी गुप्त तरीके से की गई लर्निंग को क्या बोला जाता है? लेटेंट लर्निंग। अब गुप्त तरीके से लर्निंग कैसे हो सकती है? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके ऊपर वर्क किसने किया है। इसके ऊपर जो वर्क किया है वो किया है टॉलमैन ने।
टॉलमैन ने इसके ऊपर वर्क किया है, और टॉलमैन ने वर्क भी किसके ऊपर किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे माइस पर, या हम कह सकते हैं चूहों पर, माउस पर। माउस सिंगुलर होता है, माइस प्लूरल होता है, यानी बहुत सारे चूहों पर वर्क किया था टॉलमैन ने। अब हम बात करते हैं कि लेटेंट लर्निंग गुप्त तरीके से अधिगम कैसे हो सकता है। अगर हम बात करें कि लेटेंट लर्निंग की, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम कहीं पर बाहर जाते हैं, जैसे हम शिमला घूमने गए, तो शिमला के अंदर क्या हुआ कि हमने शिमला के अंदर शॉपिंग करनी है, तो हमने एक टैक्सी ली, उस टैक्सी के अंदर हम बैठे, हमने देखा कि ये तो थोड़ी सी दूरी है, हमें मार्केट मिल गया और हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली। फिर हम नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे हमें लगा कि हमें और शॉपिंग करनी है, हम फिर उन्हीं गलियों में से गए और हमने शॉपिंग कर ली। तीसरी बार फिर ऐसे हुआ, हम उन्हीं गलियों में से गए, हमने शॉपिंग कर ली। हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव था शॉपिंग करना, ठीक है। लेकिन अगर फोर्थ टाइम पर हमें जाना पड़े और हमें टैक्सी ना मिले, तो हम उन गलियों में से जा सकते हैं, हम खुद उन गलियों में से जा सकते हैं। वो जो लर्निंग थी वो एक गुप्त तरीके की लर्निंग थी, वो लेटेंट लर्निंग थी। हमने ये नहीं सीखा कि कौन सी गली को किस तरीके से मुड़कर कौन सी शॉप आएगी। हमारा मोटिव क्या था कि हमने मार्केट में जाकर करनी है शॉपिंग, तो लेकिन हमने शॉपिंग के साथ साथ गुप्त तरीके से हमारे माइंड के अंदर एक मैप बन गया कि हम इस एरिया की जियोग्राफी किस तरीके की है, कि हमने किस तरीके से कहाँ जाना है, किधर घूमना है, ठीक है। तो ये वाली जो भी लर्निंग हुई है, जो जियोग्राफिकल एरिया, जो मैप हमारे माइंड में अपने आप बन गया, हमने नहीं सीखना चाहा, तो ये कौन से तरीके की लर्निंग है, ये है लेटेंट लर्निंग। इस लेटेंट लर्निंग पर वर्क किया था टॉलमैन ने, उन्होंने चूहों पर। चूहों को किस में छोड़ा गया, चूहों को छोड़ा गया भूल भुलैया में, चूहों को छोड़ा गया भूल भुलैया में, और देखा गया कि चूहे जो है वो भूल भुलैया बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और फिर ये चीज देखी गई कि जिन चूहों को पहले भूल भुलैया में छोड़ा जा चुका है, अगर हम उनको किसी और भूल भुलैया में भी छोड़ा जाए, तो ये चूहे बहुत जल्दी ही इस भूल भुलैया से बाहर आ सकते हैं। यानी उन्होंने इस चीज की लर्निंग कर ली, एक गुप्त तरीके से उन्होंने उसका अधिगम कर लिया। उनको भेजा तो इसलिए गया था ताकि वो क्या कर सके, वो फूड को ले सके, वो फूड को प्राप्त कर सके, इसलिए उनको इस भूल भुलैया के अंदर भेजा गया। लेकिन उन्होंने उस फूड के साथ साथ क्या प्राप्त कर ली, एक लेटेंट लर्निंग, उसकी एक जियोग्राफी, उस एरिया की सारी नॉलेज उनको उनके पास होगी कि किधर से मुड़ के कैसे जाना है और हमारा फूड मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज और देखेगी कि यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फूड प्रेजेंट होगा तभी ये चीज होगी। रीइंफोर्समेंट अगर नहीं है तो भी ये लर्निंग हो सकती है। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं तो हमें उन गलियों का पता होता है कि इस साइड मुड़कर ये है, इस साइड मुड़कर ये शॉप आती है, यहाँ से यहाँ ये चीज मिल जाएगी, यहाँ से ये चीज मिल जाएगी। तो जो ये अगर हमें इन सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन हमारे लिए वहां पर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, हमने कभी उस शॉप से कुछ लिया नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ से मिल जाएगी, तो वो कैसा, वो एक लेटेंट लर्निंग है, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके की कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। तो रीइंफोर्समेंट का होना जरूरी नहीं है एक लेटेंट लर्निंग के लिए, ठीक है। इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि हमारी इथोलॉजी से ही रिलेटेड है। इसके ऊपर वर्क किया था टिनबर्गर ने। जो हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने फेमस इथोलॉजिस्ट देखे थे, उसके अंदर हमने देखा था टिनबर्गन का एक्सपेरिमेंट। टिनबर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था डिगर वास्प एंड पाइन ट्रीज के ऊपर। डिगर वास्प एंड पाइन ट्रीज के ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट लेटेंट लर्निंग से ही रिलेटेड है, कैसे, ठीक है। ये जो डिगर वास्प है, इसका जो है, इसका नेस्ट पड़ा था यहाँ पर, ठीक है। डिगर वास्प का नेस्ट पड़ा था यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस नेस्ट के चारों ओर क्या रख दिए, इस नेस्ट के यहाँ पर रख दिए पाइन ट्रीज। यहाँ पर पाइन ट्रीज आ गए और ये था इसका नेस्ट, यानी इन्होंने इसके नेस्ट को उठाकर एक पाइन ट्रीज के बीच में रख दिया। अब जब यहाँ पर डिगर वास्प आई, वो गई अपने नेस्ट में और ये यहाँ से वापस चली गई। इसने कोई यहाँ पर लोकेशन नहीं लोकेट की कि यहाँ पर पाइन ट्रीज के बीच में इसका नेस्ट पड़ा है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर तो पाइन ट्रीज वैसे के वैसे पड़े रहे, यहाँ पर उसी तरीके से इन्होंने पाइन ट्री सर्कुलर वे में रख दिए, लेकिन जो इसका नेस्ट था उन्होंने वो यहाँ पर था, नेस्ट वहीं का वहीं था, लेकिन ये पाइन ट्रीज को उठाकर
साइड में रख दिया गया। अब उन्होंने देखा कि जब वापस डिगर वास्प आती है तो वो अपना नेस्ट जो है वो इन्हीं के बीच में ढूंढती है। उसका नेस्ट यहाँ पर बहुत ही क्लियरली विजिबल पड़ा होता है, लेकिन फिर भी डिगर वास्प अपना नेस्ट इन्हीं पाइन ट्रीज के बीच में ढूंढती है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि डिगर वास्प ने एक तरीके की लेटेंट लर्निंग कर ली, गुप्त तरीके से उसने ज्ञान कर लिया कि उसका नेस्ट जो है वो पाइन ट्रीज के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन उसका नेस्ट जहाँ पर पहले था वहीं पर ही सिर्फ पाइन ट्रीज को उठाकर इधर उधर किया गया। ठीक है, तो ये वही चीज है कि यहाँ पर लेटेंट लर्निंग है, उन्होंने इसको लोकेट कर लिया कि पाइन ट्रीज के अंदर ही उनका नेस्ट प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे चलते हैं। हमारी लास्ट टाइप ऑफ थ्योरी है लर्निंग की, इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग के ऊपर किसने वर्क किया था? तो इम्प्रिंटिंग के ऊपर वर्क किया था कोनार्ड लॉरेंज ने, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंड हेनरोथ ने। इन दोनों ने इम्प्रिंटिंग के ऊपर वर्क किया था, लेकिन जब भी नाम आता है तो हमेशा इन्हीं का ही आता है। क्यों? क्योंकि ये हेनरोथ के शिष्य थे, यानी ये टीचर थे किसके? लॉरेंज के। लॉरेंज के टीचर थे हेनरोथ, ऑस्कर हेनरोथ इनका नेम था, और लॉरेंज इनके स्टूडेंट थे। इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने जो वर्क किया था वो किया था ग्रे लेग गूस पर। इन्होंने वर्क किया था ग्रे लेग गूस पर, जिसे क्या बोला जाता है? राजहंस, और इसका नेम क्या है? एंसर एंसर। इनके ऊपर इन्होंने वर्क किया था, ग्रे लेग गूस के ऊपर। इन्होंने क्या देखा कि इम्प्रिंटिंग क्या है? इन्होंने देखा कि जैसे ही ग्रे लेग गूस के जो ऑफस्प्रिंग है वो बाहर आई, जैसे ही वो ऑफस्प्रिंग बाहर आए ग्रे लेग गूस के, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? फॉलो। उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया लॉरेंज को। उन्होंने ये चीज देखी कि जैसे ही ग्रे लेग गूस के ऑफस्प्रिंग बाहर आए, उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया लॉरेंज को। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ जिसको कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया इम्प्रिंटिंग? उन्होंने उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने ये देखा कि जब भी कोई भी बच्चा, कोई भी ऑफस्प्रिंग इस दुनिया में आता है, उस ऑफस्प्रिंग के सामने कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते ही उसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनमें अपने क्या देखता है? एक पेरेंट को देखता है, और उसे ही फॉलो करना शुरू कर देता है, और उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। तो किसी भी ऑफस्प्रिंग के सामने कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही वो ऑफस्प्रिंग इस दुनिया में आया, मतलब हमने एक टाइम की लिमिटेशन लगा दी, तो ये कैसा है? ये एक सेंसिटिव पीरियड में ही हो सकता है, यानी पीरियड जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव का मतलब एक क्रिटिकल टाइम ऑफ पीरियड की, हाँ इतने दिनों तक या इतने महीनों तक ही इम्प्रिंटिंग हो सकती है। इम्प्रिंटिंग के अंदर क्या है कि जब भी कोई ऑफस्प्रिंग आता है, उसको कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट दिखता है, वो उसके अंदर ही अपना पेरेंट देखने लगता है और उसको ही फॉलो करने लग जाता है। यही है इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि लॉरेंज एंड हेनरोथ ने साथ में दिया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये है इरिवर्सिबल, यानी इसको वापस रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, और ये एक सेंसिटिव पीरियड के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के बाद बोलो कि अब इसको मूविंग ऑब्जेक्ट दिखा देते और वो उसको फॉलो करने लग जाएगा, नहीं, ये एक सेंसिटिव पीरियड के लिए ही होता है। जैसे कि ग्रे लेग गूस ने लॉरेंज को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अभी हम चलते हैं इम्प्रिंटिंग के टाइप्स की तरफ। इम्प्रिंटिंग के 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है फिलियल इम्प्रिंटिंग एंड सेकंड है सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। फिलियल इम्प्रिंटिंग या फिर सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। अगर बात करें फिलियल इम्प्रिंटिंग की, तो ये इम्प्रिंटिंग होती है एक सोशल अटैचमेंट के लिए। यहाँ पर सोशल अटैचमेंट हो जाती है, इसलिए इम्प्रिंटिंग होती है। इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट बेस्ड है सोशल अटैचमेंट पे। इसके ऊपर वर्क किया था हेस ने। हेस ने क्या वर्क किया था? हेस ने वर्क किया था डक के ऊपर, यानी बतख के ऊपर। इन्होंने वर्क किया था डक के ऊपर। इनके पास थे डक के न्यूली बोर्न बच्चे, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स थे, नए नए जन्मे इनके पास बच्चे थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्लेट ली इस तरीके से, उस प्लेट के नीचे यहाँ पर लगा दी मोटर।
ये मोटर की वजह से क्या हो रहा था कि ये प्लेट घूम रही थी और इस प्लेट के ऊपर इन्होंने एक डक का मॉडल रख दिया। यहाँ पर डक का क्या रखा, मॉडल, यानी ये कोई रियल डक नहीं है, ये एक मॉडल है। तो एक डक का मॉडल रख दिया और जैसे ही इन्होंने इस डक को देखा, इन ऑफस्प्रिंग ने इन डक को देखा, तो ये पीछे पीछे इस तरीके से इसके पीछे पीछे चलने लग गए और घूमने लग गए। इसी मोटर पे, इसी प्लेट के ऊपर ये जो मॉडल था उसके पीछे पीछे ये ऑफस्प्रिंग भी उसके पीछे घूमने लग गए। तो ये जो ये इम्प्रिंटिंग हुई थी, ये सोशल अटैचमेंट की वजह से हुई थी। यहाँ पर उन्होंने इसको अटैच कर लिया अपने आप से, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फिलियल इम्प्रिंटिंग, जिसके ऊपर वर्क किया था हैज ने और बतख या डक के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम चलते हैं सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग की तरफ। सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग के अंदर ये जो भी इम्प्रिंटिंग होती है वो सेक्सुअल बेसिस पे होती है। कैसे होती है, इसके ऊपर जो वर्क किया गया था वो किया गया था टर्की बर्ड एंड ह्यूमन की तरफ। इसके अंदर क्या देखा गया, इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज देखी गई कि अगर एक स्पीशीज के ऑफस्प्रिंग है, उस ऑफस्प्रिंग को अगर हम दूसरी स्पीशीज के साथ रखते हैं, इनके ऑफस्प्रिंग को ह्यूमन के साथ रखा गया या फिर कोई भी एक स्पीशीज के ऑफस्प्रिंग अगर दूसरे स्पीशीज के साथ रखे जाते हैं, तो ये ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, ये ऑफस्प्रिंग ट्राई करते हैं मेटिंग की। ये ऑफस्प्रिंग ट्राई करेंगे मेटिंग की किसके साथ, जो दूसरी स्पीशीज है उनकी फीमेल्स के साथ। जो दूसरे स्पीशीज की फीमेल्स के साथ मेटिंग करेंगे, मेटिंग करने की ट्राई करेंगे जो भी फर्स्ट स्पीशीज के ऑफस्प्रिंग है। तो इसको किस तरीके की इम्प्रिंटिंग कहेगी, सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। यहाँ पर तो सिर्फ उसको फॉलो किया जा रहा था, उसको अपना पेरेंट माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मेटिंग की ट्राई की जा रही है किसके साथ, दूसरी स्पीशीज के। जो अगर ये मेल है तो ये फीमेल के लिए करेंगे, फीमेल है तो ये मेल के लिए करेगी, तो वो अंडरस्टूड है। तो ये मेटिंग करेंगे दूसरे अपोजिट सेक्स की जो भी सेकंड स्पीशीज है उसके साथ मेटिंग करने की ट्राई करेंगे, और इसे बोला गया था सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। और ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है टर्की बर्ड एंड ह्यूमन के ऊपर। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो लर्निंग बिहेवियर है वो खत्म होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे कल मोटिवेशन, और मोटिवेशन कल ही खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और फिर हम रिप्रोडक्टिव बिहेवियर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।